हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रशांत कुमार, आपका होस्ट एंड गेस्ट तो नहीं बोल सकते, बस मैं होस्ट हूँ आज का। आप लोग तो मुझे जान रहे होंगे, बहुत दिन से हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले गुड आफ्टरनून टू ऑल मेरे बच्चों। आपका आई ड्रीम करियर के इस सेकंड सेशन में, जो हम बोल सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस सेशन में बात किया था, सेकंड सेशन हमारा आज का है। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, वेलकम टू ऑल कि आप लोग हमारे सेकंड सेशन में ज्वाइन किए हुए हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आई ड्रीम करियर फिर से आप लोगों के लिए एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया है, जिसमें आज आप लोग जानेंगे कि हम लोग पिछली बार जाने थे कि कॉलेज में लाइफ कैसे जी जाती है, कॉलेज इंपॉर्टेंट क्यों है। इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि कॉलेज में एडमिशन्स कैसे लें और कौन से कॉलेज में लें, और वो कॉलेज कितना इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। एक सही कदम, एक सही कॉलेज जब हम लोग चूज करेंगे, तो वो कॉलेज आगे जाके आप लोगों को एक अच्छा कैरियर देगा। एक अच्छा स्ट्रीम में सिलेक्शन हो गए, जहाँ आप कॉलेज की लाइफ को एंजॉय करके जियोगे, कॉलेज में नए नए स्किल्स को सीखोगे। तो कॉलेज का सिलेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अपने कैरियर के लिए। अगर कॉलेज हमारा बहुत ही अच्छा है, लुक वाइज अच्छा नहीं होना चाहिए, जैसे हम लोग सोचते हैं कि लुक वाइज अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, उसमें फैकल्टी कैसी हैं होनी चाहिए, वहाँ स्कॉलरशिप की क्या सुविधा मिल सकती है, वहाँ कौन से स्ट्रीम में ज़्यादा प्लेसमेंट है। तो आज सारी चीज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ गौरव सर हैं। गौरव सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कीमती समय निकाल के हमारे बच्चों के लिए आज आए हैं। गौरव सर के लिए मैं कहना चाहूँगा, गौरव सर बीटेक किए हुए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद गौरव सर ने एलएलबी भी किया हुआ है, अभी वो दिल्ली में है। तो आज गौरव सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कॉलेज लाइफ कैसी होती है, और उसमें ये इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा आज में कि सही कॉलेज का चयन आपके करियर में कैसा महत्व रखता है। तो गौरव सर, थैंक यू सो मच। मैं गौरव सर को अनुरोध करता हूँ कि आप स्टार्ट करें आपका। जी, धन्यवाद हाँ जी। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले पहले मैं सभी बच्चों को कहता हूँ वेलकम। आज हम लोग कुछ मजेदार बातें करेंगे, कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसमें हम लोग अपने फ्यूचर को थोड़ा सा एक सही डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अभी मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है जिसके तहत मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है, आप लोगों से मुझे इंटरेक्ट करने का मौका मिला। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊँ कि कैसे मैंने अपने डिसीजंस लिए और कैसे कैसे मैं किस तरह के चॉइसेस मैंने बनाए कि मैं किस कॉलेज में जाऊं, क्या पैरामीटर्स मेरे दिमाग में थे। तो जैसे ट्वेल्थ जब मैं पास करके निकला, ट्वेल्थ से निकलने के बाद फिर मेरे पास कई ऑप्शंस मिल गए कि मैं बीटेक कर सकता हूँ या मैं बीएससी कोर्स में जा सकता हूँ या मैं किसी और भी साइंस की स्ट्रीम में, चूंकि मैंने साइंस पढ़ लिया था 11 ट्वेल्थ में, उससे रिलेटेड किसी कॉलेज में मैं जा सकता। इन सभी ऑप्शंस के साथ सभी ऑप्शन में जाना तो पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग को क्या करना होता है, पहले अपने सब्जेक्ट का चयन किया हमने कि किस तरफ मैं जाना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि मैं एक इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहता हूँ, और इंजीनियरिंग में फिर मैंने सोचा कि इंजीनियरिंग में कौन सा सब्जेक्ट, क्योंकि इंजीनियरिंग में आपको पता है बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसी प्रकार बहुत सारे और ऑप्शन। इन सभी ऑप्शंस को अगर हम लोग देखें तो हमारा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं किसी एक में जरूर आपको मिलेगा। जैसे मुझे मेरा इंटरेस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट तो मिल गया। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई कहाँ से की जाए, किस तरह के कॉलेज लिए जाए। साथ ही साथ मेरे दिमाग में एक और चीज कि डिग्री कोर्स जब मैं करता रहूंगा, ये जो प्रोफेशनल कोर्स है, इसको करते वक्त मेरे दिमाग में था कि मुझे एक ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम की तैयारी करनी। अब एग्जाम की तैयारी अगर करनी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, रिसोर्सेस होने चाहिए। मेरे पास वो लोकेशन होनी चाहिए जहां से मैं उसकी तैयारी कर पाऊँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फिगर आउट किया कि कौन सा कोर्स मैं लूँ, और फिर वो कॉलेज कहाँ लूँ जहां से मैं जो दूसरा एस्पिरेशन है, जो कि किस एग्जाम की मैं तैयारी करूंगा, वो भी फुलफिल कर पाऊँ। तो मैंने सोचा कि दिल्ली एनसीआर मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन है। आप देखिए, इसमें हर चीज स्टेप बाय स्टेप चलेगी, और आप जो फैसले लेंगे, जो भी डिसीजन बनाएंगे, वो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम लोग को लेते रहने चलते रहना पड़ेगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने पढ़ाई करी, साथ ही साथ मैंने अपने जिस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी थी वो मैं साथ करता रहा, क्योंकि अब मेरा कॉलेज गाजियाबाद में मुझे मिल गया। मुझे गाजियाबाद में कॉलेज मिलने से फायदा क्या हुआ कि मैं दिल्ली के नजदीक आ, दिल्ली के नजदीक आने से क्या हुआ कि मेरे पास वो ऑप्शन खुल गए जो मैं करना चाहता था। ठीक है, पहला तो ये पैरामीटर हो गया। दूसरी चीज क्या आई, अब जो ये कोर्स मुझे लेना था मैकेनिकल,
अब गाजियाबाद में बहुत सारे कॉलेज थे मेरे पास, सब जगह तो जा नहीं सकते, किसी एक जगह जाना है। अब वहां मैंने ये देखना स्टार्ट किया कि जो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ उसकी पढ़ाई सबसे अच्छी कहाँ पे उसकी फैकल्टीज बहुत अच्छी। अगला एक हमको देखना होता है कि बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, फर्जीवाड़े कॉलेजेस होते हैं, जिनका कोई एक्रेडिएशन नहीं होता है, ना कोई सर्टिफिकेशन उनके पास कोई होता है, ना कोई कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो उस फ्रॉड से बचने के लिए भी हम लोग को रिसर्च करना पड़ता है कि हाँ ये कॉलेज, इस कॉलेज में ये सारे इसको सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से मिले हों, ताकि हमारा ट्रस्ट बिल्ड रह सके उनको। ट्रस्ट रहेगा। अब वहां पे अगला स्टेप हमारा क्या है, हम एवेन्यूज देखते हैं, है ना, कि एवेन्यूज क्या होती है, मतलब कि मैं कॉलेज जाऊंगा, कॉलेज में मेरी फैसिलिटीज मुझे कैसे मिलेंगी, मेरा डिपार्टमेंट कैसा होगा। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप सबको पता है एक बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको इंडस्ट्री का इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कभी इस पे सोचेंगे, जो भी सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं, आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप देखिए कि मुझे मार्केट रिसोर्स मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। अब अगर मार्केट रिसोर्स आपको मिल रहा है, जैसे कि इन हैंड ऑन हैंड प्रैक्टिकल लैब एप्लीकेशन आपको मिले, आपके लैब का एक्सेस आप जब आप कुछ प्रैक्टिकल करना चाहते हैं आपको मिल पाए। कॉलेज आपको इंडस्ट्रियल विजिट पे भी ले जा रही है कि नहीं ले जा रही है, एक बड़ा फैक्टर है ये, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि कंप्यूटर साइंस की हम लोग जब सब्जेक्ट ले रहे हैं तो क्या हम लोग को किसी ऐसे टेक्निकल कोर्स की तरफ या किसी टेक्निकल ऐसे इंस्टीट्यूट में ले जाया जा रहा है जहाँ पे हमको दिखाया जा रहा है कि जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने दिमाग में रखी, तो हमने एक और पैरामीटर हमने यहाँ पे लगा दिया। अब अगर देखते रहिए कोर्स क्या पढ़ना है, लोकेशन क्या होनी चाहिए, फिर हमने देखा कि कॉलेज कैसा है, कॉलेज में फैसिलिटीज कैसी हैं, इन सभी चीजों पे हमने देखिए आपने ध्यान से हम लोग इस पे पूरा विचार किया, फिर हमने यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट कर दी। अब इसमें एक मजेदार चीज क्या है, पूरी कहानी में आप देखिए, मैं अपनी कहानी आपको बता रहा हूँ, पूरी कहानी में आप देखिए एक सिस्टम चल रहा है, होता है ना, हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, डिसीजंस लेते चले जा रहे हैं। हर पैरामीटर पे एक चॉइस हमने बनाई, उस चॉइस के आधार पर हमने अगला डिसीजन। तो मैं आप लोगों से भी यही चाहूंगा कि आप जब 12th के रिजल्ट आ चुका है, अब आप लोग के पास डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है। अब डिसीजन आप कैसे लोगे, डिसीजन लेने का कुछ आधार है, उन्हीं आधारों पे आपको करना है। अब हम लोग एक एक करके, जैसे मैंने आपको स्टोरी बताई है उसी से मैं रिलेट करता हुआ आपको एक एक डिसीजन बताता हुआ चलूंगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपसे, सबसे पहले आपका इंटरेस्ट आपको देखने की जरूरत है कि मैं जो सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ वो सब्जेक्ट में कौन सा स्पेसिफिक वो पार्ट है जिसमें मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है। क्योंकि जो भी आप ग्रेजुएशन में करने जाओगे, जो भी आप पढ़ाई करने जाओगे, इवेंचुअली उसी में अब आपको पूरा करियर बनाना है। तो वो डिसीजन आपका बहुत ही क्लियर, एकदम इंटरेस्ट से मिलता हुआ, आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, इन सभी से मेल खाता हुआ होना चाहिए। तो आपने वो कोर्स सेलेक्ट कर लिया। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद अगला स्टेप जैसे हमने क्या बताया, कॉलेज। अब कॉलेज सेलेक्ट करने के कुछ बहुत अहम नियम कह सकते हो, पैरामीटर्स कह सकते हैं, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मुझे कॉलेज लाइफ में बहुत मजे कर, मुझे ऐसी जगह रहना है जहाँ पे मैं सबसे बढ़िया मेट्रो सिटी के आसपास रहूँ, मुझे पार्टी करने का मन कर रहा है कभी तो घूमने टहलने चले गए, किसी भी प्रकार की। आपको कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एक साथ ही दोनों एक साथ ग्रो। तो आपने वो कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, वो लोकेशन सेलेक्ट कर ली। अब जैसे एग्जाम्पल में अगर आपको दिल्ली का ऑप्शन बताऊं अगर, या फिर लखनऊ हमारे पास, या वाराणसी की बात कर लीजिए, ये सारे वो शहर हैं जहाँ पे आप कॉलेज के साथ साथ एकेडमिकली तो स्ट्रांग होते चले जाएंगे, साथ ही साथ आप कल्चरली भी, इमोशनली भी और मेंटली भी स्ट्रांग होते चले जाएंगे। तो आपको सेलेक्ट ऐसा कुछ करना है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। आपको नदियों में बड़ा घूमने का मन करता है, नदी आसपास में मजा आता है, बनारस जाइए। आपको शहर में घूमना है, शहर में घूम के मजा आता है, मेट्रो में बैठ के इधर उधर घूमना है, लखनऊ, दिल्ली आइए। चॉइस ऐसे बनाइए कि आपका मन लगा रहे, मन लगना बहुत जरूरी है। अब जब आपने एरिया सेलेक्ट कर लिया है, अगला स्टेप क्या है, जिसने हमने बताया कॉलेज। अब कॉलेज जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, अब उस कॉलेज में आप देखिए कि उसकी रैंकिंग क्या है। कॉलेज इंडिया में है, बहुत सारे कॉलेजेस चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं भी एडमिशन मत लीजिए। आप अपने हिसाब से देखिए कि हाँ ये मेरी क्षमता है, मेरी इस क्षमता के हिसाब से मुझे ये जो रैंकिंग के कॉलेजेस इसमें मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप वो डिसीजन लीजिए, आप वहां पे एडमिशन लीजिए। आप वहां पे एडमिशन
लेके अपनी फिर करियर आगे बढ़ा सकते हैं। अब जो सब्जेक्ट आपने चूज किया था, जैसे पहले मैंने आपको बताया सब्जेक्ट, आपको बताया सब्जेक्ट आपने जो चूज किया उसमें देखिए सिलेबस होता है। अगर आप स्टार्टिंग से ही एक जागरूक भाव से सब्जेक्ट की तरफ अप्रोच करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर मिलेगा। कारण है उसके पीछे कि कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाएंगे वहां पे 100, 500, 1000 बच्चे एडमिशन ले रहे होंगे, लेकिन उसमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो पहले से ही डिसीजन बनाते हैं, सोचते हैं और सोच के फैसले लेते हैं। आप देखते हैं फिर जब 4 साल या 3 साल का कोर्स खत्म होता है तो आप कहते हैं अरे यार वो तो देखो साल भर पढ़ा, 4 साल पढ़ा, देखो उसकी सिलेक्शन हो गई। मान लो इंजीनियर है, उसने गेट निकाल दिया। एक, मान लो आप बीए का कोर्स कर रहे हो, बीए पढ़ते पढ़ते गए, पता चला कि कोई बच्चा उसने किसी एजुकेशन लाइन में जाके टीचिंग वाला कोई सिलेबस कंप्लीट करके किसी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करके उसको निकाल लिया। एक, अब मैं आपको बताऊं, एमबीबीएस करता हुआ बच्चा भी साल भर पढ़ाई करके अच्छे से 4 और 5 साल अपनी पढ़ाई करने के बाद एमएसएमडी आगे का प्रोसेस कंप्लीट करता है। क्यों कर पा रहा है? सभी बच्चे नहीं कर पा रहे, क्यों कर पा रहे हैं? कुछ बच्चे कर पा रहे हैं, रीजन है ये, क्योंकि वो ये तरह से डिसीजंस ले रहे हैं, फैसले ऐसे ले रहे हैं जो उनके बेनिफिट में उनके लिए काम कर रहे हैं। तो हम लोग को ये सब चीजें थोड़ी सी देखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि हम एक कदम आगे कैसे रहें। देखिए कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट, हर कोई कंपटीशन के भाव में भाग रहा है, तो कॉलेज सब्जेक्ट जो भी आप चूज कर रहे हैं आपको उसमें बहुत ही तरीके से बढ़ते रहना है। हमारे हर डिसीजन में, हर चीज में एक फैक्टर हमेशा आना जरूरी है कि वो हमारा होना चाहिए। अगर हम आप पे थोप के कहीं पे आपको भेज देंगे कि जाओ वहां पढ़ाई करके आओ, तो आप शायद मन लगा के नहीं पढ़ पाओगे, पढ़ लोगे बट मन लगा के नहीं पढ़ पाओगे। वो सक्सेस जिसकी तरफ हम जाना चाहते हैं वहां नहीं पढ़। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप हम लोग को देखने की क्या जरूरत होती है कि जो वहां पे फैकल्टीज हमारे पास अवेलेबल है उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ फैकल्टी, कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए लोग पढ़ा रहे हैं। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पे पीएचडी स्कॉलर्स पढ़ा रहे हैं, उनके पास बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे रिसोर्सेज, अच्छा स्टडी मटेरियल है, एकेडमिक स्ट्रेंथ उनकी बहुत अच्छी है, एक्सपीरियंस फैकल्टी, 10 साल 12 साल से उस इंडस्ट्री का इंफॉर्मेशन है जिस कोर्स को आप पढ़ने जा रहे हैं। तो आप खुद सोचिए आपको कितना ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है एक ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट से पढ़ना या फिर एक पीएचडी और एक स्कॉलर फैकल्टी से पढ़ना। हमें ये भी देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सभी चीजें आपके दिमाग में पैरेलल चलती हैं, ऐसा नहीं होगा कि ये हम एक चीज आज सोचेंगे दूसरी चीज कल या तीसरी चीज परसों सोचेंगे, ऐसा नहीं करें। हमें कुछ सोचना सब एक साथ ही, एक साथ सोचेंगे, एक साथ लिखेंगे, अपनी बातें लिखो, एक पेपर पे उतारो, सारे पॉइंट्स लिखो और वहां से डिसीजन लेना हम लोग स्टार्ट। अब हमने देखिए क्या करते हैं, कोर्स सेलेक्ट कर लिया, हमने कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, फैकल्टी देखी, सब कुछ देख लिया। अब अगला स्टेप हम लोग आते हैं, जिस कॉलेज में हम जा रहे हैं हमें ये देखना है कि कॉलेज सिर्फ पढ़ा ही रहा है या मेरा बगल के जो और मेरे कैपेबिलिटीज हैं वो डेवलप हो रही है कि नहीं। जैसे कि हो सकता है आपको शेर व शायरी का बहुत शौक, हो सकता है आपको एक्टिंग करने का मन करता है, हो सकता है आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, कुछ भी हो सकता है, हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है ना। तो आपको ये भी देखना है कि क्या उस कॉलेज में मेरे ये सारी अपॉर्चुनिटीज मेरे मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। अब अगर मिल रही हैं तो ये तो होता ना सोने पे सुहागा, ये तो वही हो गया। ये आप गए वहां पे, आपका एकेडमिक भी डेवलपमेंट हो गया और आपके जो इंटरेस्ट है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी पूरी होती चली जा रही है ना। तो हम लोग ये भी चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखते जाएंगे कि क्या पता, आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताऊं, जैसे बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की, कार्तिक आर्यन फॉर दैट मैटर अभी आजकल बड़े फेमस हो रहे हैं। उन्होंने क्या किया, पहले इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, उनको लगा कि यार मैं इंजीनियरिंग करते करते मैं एक अच्छा एक्टर हूँ, तो उन्होंने इंजीनियरिंग करने के लिए कॉलेज कहाँ चूज किया, मुंबई में, क्योंकि उनका इंटरेस्ट था। मुंबई में गए, उन्होंने वहां पढ़ाई करी, पढ़ाई करते करते ऑडिशन देने लगे, आज देखिए हीरो बन गए। डिसीजंस लेना हम लोग को बहुत जरूरी है, किस तरीके से हम decisions लें, है ना। और भी बाकी सुविधाएं क्या होती है साथ साथ, मान लीजिए आपको, आप हॉस्टल में वहां रह रहे हो, हॉस्टल की सुविधा बहुत अच्छी होनी चाहिए और कॉलेज से जितना कैंपस के अंदर रहेगा आपके लिए वो और बेनिफिट हो जाएगा। आपके पास लाइब्रेरी का एक्सेस बहुत आसानी से होना चाहिए, आपके पास स्टडी के लिए, पढ़ाई करने के लिए एक कॉमन स्पेस बना हो। कई बार होता है मान लो लाइब्रेरी नहीं जा पाए तो आपके हॉस्टल के आसपास आपका अपना स्पेस होना चाहिए जहाँ जहाँ पे हम पढ़ाई कर सके। ठीक है, अच्छी कैंटीन होनी चाहिए कि भूख लगे कम से कम हेल्दी खाना हमको मिले, बहुत जरूरी है। सेहत भी जरूरी है। ये सारी चीजें हम लोग को साथ साथ कैंपस में क्या हमारे पास फैसिलिटी सुविधाएं मिल रही हैं उन्हें भी हमें ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये तो हो गया हम लोग का कॉलेज कैसे एडमिशन लेना है, कैसे वहां रहना है, किस तरीके से जीना है। बाकी लास्ट सेशन में आपको पता है, आपको बताया गया था कि
कैंपस लाइफ या कॉलेज लाइफ इंजॉय कैसे करते हैं, उसके बारे में काफी कुछ आपको बताया जा चुका है। तो आप अगला स्टेप हम लोग अब देख रहे हैं इसमें कि कॉलेज हमने चयन तो कर लिया है, इसमें ये करना ही करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि हम कॉलेज में पढ़ाई तो कर रहे हैं, प्लेसमेंट भी तो लेना है। नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? नौकरी करने के लिए हमारे पास एवेन्यूज बन रहे कि नहीं बन रहे, वो डिसीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जो गए, हमने देखा कि कॉलेज ये है, इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड ये है। कई सारे देखिए, एक होता है आप हाईएस्ट पैकेज देख जाएगा क्योंकि मतलब इस कॉलेज में 10 लाख का, 50 लाख का, 25 लाख का, करोड़ों का पैकेज लग जाएगा। लेकिन ये 1 2 3 4 बच्चे होते हैं ना, ये सारे बच्चे को नहीं होता है। एक आपको देखना पड़ता है मीडियन कितना है, एवरेज कितना है, सभी का कितना एवरेज मिल जा रहा है। अगर एक कुछ बच्चे वहां पे अप्लाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो एक एवरेज तरीके से पढ़ाई कर गए, या एक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, उनको इन्फॉर्मेशन है, पर कुछ वजह हो सकती है आपके नंबर नहीं आए, लेकिन आपको नॉलेज पूरी। तो आप जब प्लेसमेंट में बैठेंगे तो वो आपका रिफ्लेक्ट करेगा, तो वहां पे भी अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो हमको ये भी चीज देखने की ज्यादा जरूरत पड़ती है कि हमारा प्लेसमेंट कैसा है। अगर हमारा प्लेसमेंट अच्छा होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो भी आपने पढ़ाई करी है उसका रिटर्न आपको मिलेगा। जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैंने पढ़ाई करी, मेरे पास ऑप्शन थे कि मैं इस कॉलेज, इस कंपनी के जो आए हैं मेरे कॉलेज में, उनमें बैठ के उसमें नौकरी ले सकता, और लिया। लेकिन अब लेने के बाद आपके अपने एस्पिरेशंस क्या है, आपको वो काम करना है या आपको और ऑप्शंस देखने हैं, वो आपका डिसीजन होगा। लेकिन सबसे पहला टास्क क्या है कि हमें मिलना जरूरी है, हमें एक स्टेप लेना बहुत जरूरी है। तो कॉलेज डिसीजन बनाने में कौन सा कॉलेज में पढ़ाई करनी है, तो ये बहुत अहम पैरामीटर हो सकता है कि प्लेसमेंट कैसा है। कल को हम फीस देते हैं, किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं, वहां पे आपने कुछ फीस जमा करी, तो प्लेसमेंट करके वो जो नौकरी आपको मिलेगी, शायद उसी एस्पिरेशन से आप गए थे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, प्रोफेशनल डिग्री, एक प्रैक्टिकल डिग्री आप ले रहे हैं, या कोई स्किल बेस्ड भी डिग्री आप ले रहे हैं, जैसे पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा आप कर रहे हैं, तो वो भी पर्पस एक यही है ना कि मैं ये स्किल डेवलप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे ये तरह की कम से कम नौकरी मिल जानी चाहिए ताकि मेरा जीवन यापन हो सके, लाइफ मेरी एक सस्टेनेबल तरीके से चलती चले। प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हमें देखने की जरूरत पड़ती है जब भी हम कॉलेज में कोई डिसीजन बना रहे हो। आईआईटीज में लोग इसलिए भागना चाहते हैं, या बड़े बड़े एमबीबीएस कॉलेजेस, जो डिग्री कॉलेज, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहां इसलिए बच्चे जाते हैं बिकॉज वहां पे उनको पता है प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। आईएम्स में लोग जाते हैं एमबीए करने के बाद, कैट का एग्जाम होगा, एमबीए करेंगे। वजह ये, अच्छे कॉलेज में जाने का एक सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आप एक अच्छा रिटर्न लेके वहां से आए, वो बहुत जरूरी है। अब एक, ये तो एक जनरल ऊपर ऊपर की बातें हुई जो हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात की। कई बार क्या होता है, हम लोग के पास कुछ चैलेंजेस होते हैं ना। चैलेंजेस कैसे हो सकते हैं कि हम लोग बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, कभी कुछ बच्चे मिलते हैं, वो बहुत स्टूडेंट्स ऑनेस्टली बताते हैं कि सर देयर इज अ प्रॉब्लम कि हम फीस बहुत ज्यादा है, हम फीस नहीं डिपॉजिट कर पाएंगे। कुछ बच्चे बताते हैं कि सर फीस अगर हम अलग अलग इंस्टॉलमेंट में दे देंगे शायद दे पाएंगे, एक साथ नहीं दे पाएंगे। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे। तो ये भी आपको देखने की जरूरत है कि मेरा बजट कितना है, इस बजट में क्या मैं इस कॉलेज में जा सकती हूँ या जा सकती हूँ। क्या मेरा जो प्लान है कि मैं इन्वेस्टमेंट करके अलग अलग तरीके से, अलग अलग मंथ वाइज, या लेट्स से 6 महीने में या 4 महीने, जो भी डिवीजन पॉसिबल हो, उसके थ्रू हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फीस स्ट्रक्चर देखने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है यहाँ पे। ये हर किसी का इंडिविजुअल हो सकता है, इसीलिए मैंने बताया कि ऊपर जो हमने बातें करी वो जनरल सबके लिए है। ये उन बच्चों के लिए बात होती है जिनके पास थोड़ा फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं, जिनको ये डिसीजन लेना पड़ता है। अब इसको सप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक थॉट और आता है। सप्लीमेंट करने में थॉट क्या आता है कि स्कॉलरशिप मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, क्योंकि मोस्टली कहीं ना कहीं आप देखिए आपको स्कॉलरशिप के बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे आई ड्रीम करियर जिन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना है, उनको बहुत ही क्लियर तरीके से बताता है कि आपके पास ये स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज हैं। आई ड्रीम करियर का एक बहुत बड़ा स्टेप है ये, ताकि वो बच्चे जिनको थोड़ा सा भी फाइनेंशियल चैलेंज है और वो एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। अब आप ऑप्शंस बताइए, बच्चे अप्लाई करेंगे, एंट्रेंस होगा, मेरिट बेस्ड होगा, जिस भी तरीके से होगा, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बस हमें पता नहीं, हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है। आपके पास डेटा पॉइंट्स बहुत सारे होंगे तो आप डिसीजन बहुत आसानी से बना पाएंगे। ये एक चीज ध्यान में रखने की जरूरत है। ये हर स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता रहता है, सिर्फ जनरल बात नहीं है। हाँ, स्कॉलरशिप वाली जो बात है वो हर कॉलेज के अपने अपने नियम भी होते हैं। कुछ सारे कॉलेजेस भी प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आपको फी वेवर सीट्स मिल सकती हैं, आपकी रैंक अच्छी है
तो कॉलेजेस अपनी फीस खुद ही घटा देते हैं। ये और यूनिवर्सिटी वाइज भी ये स्कीम्स होते हैं। तो ये सब हम लोग को थोड़ा सा डिटेल में देखने की जरूरत पड़ती है कि मेरे जो क्षमताएं हैं, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, जिस तरह से मैं क्या सस्टेन कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, वो हमें डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है। तो फीस एक मुद्दा होता है जिसपे हम लोग को सोचने की और डिसीजन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगला एक मैंने एक चीज जब स्टोरी बता रहा था उसमें एक चीज मैंने बताई थी, लोकेशन वाली बात कि परिवेश, लोकेशन, हम कहीं भी जहां भी जा रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के तहत आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है जो बहुत टैलेंटेड है, लेट्स से सिंगिंग, गाने का बहुत बढ़िया उसमें टैलेंट। अब वो, अगर आप सोचिए, कोई ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेता है जहां पे उसके आसपास उसकी सिंगिंग को और बढ़ाने की या उसको और निखारने की सुविधाएं ना मिले, तो ये चैलेंज उस बच्चे के लिए आ जाएगा, परेशान रहेगा। तो क्यों ना कोई ऐसा कॉलेज लिया जाए, एक ऐसी लोकेशन पे लिया जाए जहाँ पे कॉलेज की पढ़ाई तो होती रहे, साथ ही साथ ये जो मेरा सिंगिंग ये भी आगे बढ़ पाए, है ना। जैसे मैंने अभी कार्तिक आर्यन का एग्जाम्पल लिया था, उन्होंने जाके मुंबई में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया? क्योंकि उनको एक्टिंग करनी थी। जाके उन्होंने ऑडिशन दिया, एक्टिंग कर ली। अगर वही मान लीजिए कहीं और होते, मान लीजिए हमारे यूपी में कोई छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, हरदोई है, सहारनपुर है, कहीं भी होते, तो शायद ये मौका नहीं मिल पाता। तो हमें डिसीजन ऐसे लेने हैं कि हमारे सारे के सारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो कवर होते चले जाएं। अब कई बार क्या होता है, जब हम लोग, मान लीजिए आपने कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, जैसे अभी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी की। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में जब मैं देख रहा हूँ, तो मैं वहां पे, जब आप गूगल पे सर्च करोगे या यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, बहुत सारे वीडियोस और आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे जिसमें लिखा होगा बच्चों द्वारा, स्टूडेंट्स जो वहां से पास हुए हैं, कि वहां पे उनके कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा था। वहां से आपको रियलिटी पता चलनी चाहिए। क्या होता है कि कॉलेजेस में जो भी लिखा है एक्सपाइज है, पर जब आप स्टूडेंट्स के जो लिखे हुए चीजें देखोगे या यूट्यूब पे वो वीडियोस देखोगे, तो वहां पे आपको बहुत सारी और सारी चीजें पता चलती हैं कि हाँ ये सच है, ये सच है, ये सच है। क्या पता आपका इंटरेस्ट वहां मैच कर जाए। तो ये सभी चीजों को हम लोग, ऐसा लगता है कि अरे कॉलेज ही तो लेना है, ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, हम लोग को हर बिंदु पे एक एक करके विचार करने की जरूरत है। उन सभी को एक लाइन में लाने की जरूरत है। हमारा थॉट इस तरीके से काम करना चाहिए, हमारा माइंड इस तरीके से, होता है ना, हम लोग फूल की जब माला बनाते हैं, गुत्थी बनाते हैं, तो एक एक करके डालते हैं, सारा एक साथ तो जाता नहीं, एक एक करके जाता है, और फिर जब देखिए जब पूरा माला बन जाता है कितना सुंदर बनता है। सेम वैसे आपके अपने जो थॉट्स हैं उनको एक एक करके, एक एक करके इसको बुनना है, ताकि वो एक सुंदर सी माला बन पाए, जिसको हम लोग तुम्हारा कॉलेज बोलेंगे, जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है। ये सारे डिसीजन को आपको लेना पड़ेगा। इन सभी डिसीजन को जो आप लोगे, हर पैरामीटर पे अपनी इंटरेस्ट को, आपकी जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व जिसको हम लोग बोलते हैं, आपका एप्टीट्यूड क्या है, इन सभी चीजों को एक लाइन में रख, उसको सोचिए, उस पर विचार करने की जरूरत पड़ती है, और फिर वहां से डिसीजन निकले। फर्दर बहुत सारे और स्टोरीज आपको मिल जाएंगी कि अपने कॉलेज में पढ़ रहे थे, कॉलेज छोड़ के उन्होंने एक नए स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया, ये कर दिया, वो, बहुत सारी कहानियां, किस्से हैं। ये क्यों बन पाए? क्योंकि उस कॉलेज ने उनको वो एनवायरमेंट प्रोवाइड किया, उस कॉलेज ने उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जहां पे वो ये कर पाए। अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाएगा कॉलेज, वो फैकल्टीज आपको इतना सपोर्ट नहीं करेंगे, तो चैलेंज एक बहुत बड़ा क्रिएट होता है वहां। क्योंकि हमने सपने तो कुछ और देखे, हम जहाँ पढ़ने गए उन सपनों को पूरा करने के लिए, वो अगर हमें हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए बार बार इस बात पे स्ट्रेस दिया जाता है कि आप कोर्स सेलेक्ट करिए, उस कोर्स से रिलेटेड अपना कॉलेज सेलेक्ट करिए, और वो ये दोनों चीजें आपके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से होनी चाहिए। ये सभी चीजें आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो सकते, जहाँ पे आप अपने बारे में, अपने आप का ग्रोथ देख सकते। हम लोग एक बात करते हैं ना, कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत जरूरी है। कैरेक्टर बिल्डिंग सिर्फ एक एस्पेक्ट से नहीं होता है कि आपके अंदर आपका आजकल बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं। बहुत सारी चीजें हैं, एकेडमिक, कॉलेज लाइफ कैसे आपकी हो, यार दोस्त अच्छे मिलते हैं, जैसे अभी लास्ट सेशन में बताया सर ने कि कॉलेज लाइफ एंजॉय कैसे कहते हैं। आप कॉलेज जाओगे, आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे। आप शायद दुनिया, देश दुनिया, समाज की जितनी मस्ती के लोग बोलते हैं, जो मजे के लोग करते हैं, वो अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ करते हैं। आज भी हम लोग अपने जब दोस्तों से मिलते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कॉलेज चलेगा। ये
कैसे हो पा रहा है, क्योंकि आप जब पूरी तरीके से डिवोटेड रहते हो वहां पे, वो तभी हो पाओगे जब आपने अपने इंटरेस्ट से वो डिसीजन लिए। इन सभी चीजों को आप सोचिए, समझिए, और एक तरफ पूरे एकदम चेन बना के एक अच्छा डिसीजन लीजिए। मैं चाहूंगा कि ये सेशन, जो भी यहाँ पे हमारी बातचीत हुई है, आपको समझ में आया हो, और होपफुली आप जो भी डिसीजन लेंगे अपने हित में लेंगे, और सभी चीजों पे जो भी हम लोगों ने बातें करी इन सभी को मद्देनजर रखते हुए। थैंक यू सो मच। काफी अच्छा लगा मुझे भी सारी बातें बता के। मैं भी अपने पूरे कॉलेज के दिनों में चला गया, किस किस तरीके से मैंने सारी डिसीजन बनाए थे। नहीं नहीं सर, अभी तो थैंक यू सो मच। नहीं है, बच्चों का बहुत सारा क्वेश्चन है आपके लिए। जी जी और जी बहुत ही को जी जी इंसिडेंट बोल सकते हैं कि अभी पता चला कि सर आपने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग किया और मैंने भी मैकेनिकल से किया। लाइक कॉलेज के पल याद आ गए, वो सुनहरे पल, और साथ में वो कॉलेज सिलेक्शन। तो अभी एक जी जी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों का कि कॉलेज सिलेक्शन माध्यम क्या होना चाहिए अगर हम लोग आईआईटी नहीं ले पा रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि आजकल आईआईटी लेना इज ऑल्सो अ टफ टास्क की लाखों बच्चों में तो एक मैक्सिमम ठीक है वो, अगर हम लोग एफर्ट डाल रहे हैं, बच्चे एफर्ट डाल रहे हैं, फिर भी इंजीनियरिंग के अलावा अगर हम लोग का बेसिक अगर स्टैंडर्ड कॉलेज सिलेक्शन करना हो तो हम लोग किस मुद्दों को देखें कि एटलीस्ट वो कॉलेज के थ्रू जब हम निकले यहाँ से 3 साल या 4 साल जब भी ग्रेजुएशन या मास्टर जो भी करके, तो हमारे हाथ में प्लेसमेंट हो, एक अच्छा सा जॉब हो। क्योंकि हर लोग इसी उम्मीद से पढ़ता है, पेरेंट्स भी भेजते बच्चे भी, कि एट एंड ऑफ द डे जब हम इस लास्ट डे कॉलेज से बाहर निकले तो हमारे हाथ में एक जॉब हो। क्योंकि अभी का सिनेरियो ये है कि मार्केट में आके जॉब सर्च करना इज लाइक हीरा खोजने के बराबर है। एक जॉब 100 लोग आएंगे इंटरव्यू देने, बट जो कैंपस में होता है, तो एक ये क्वेश्चन मेरे मन में भी था, बच्चों के भी, कि हम कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करें। मार्केट में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो बोलते हैं कि मैं 100% दूंगा। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है कि हम लोग एक बेसिक क्राइटेरिया लेके चले, आइदर इधर इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी या पास्ट, जो भी देखें, तो थोड़ा सा उस पर बात करते हैं सर। जैसा भी आपने बताया कि एक आईआईटी का मान लीजिए आप तैयारी कर रहे थे, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, जैसे मैंने भी आईआईटी की तैयारी करी, कंपटीशन बहुत ज्यादा था, बट वो रिजल्ट नहीं आ पाया जो मैं रिजल्ट एक्सपेक्ट करता था, जो भी मुझे चाहिए था। लेकिन इसका ये, चूंकि मैं अब मैंने डिसीजन बनाया था मुझे इंजीनियरिंग करनी है, आईआईटी मैंने एग्जाम दिया, हो सकता है मेरा आईआईटी में नहीं क्रैक, हो सकता है आप भी बहुत सारे बच्चे, आप लोग एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम दोगे, ट्वेल्थ में दे सकते हो, ट्वेल्थ एक साल ड्रॉप लेके भी बच्चे दे देते हैं, बट नहीं हो पाता है, किसी भी वजह से नहीं होता, कोई भी कारण हो सकता है, किस्मत है, मेहनत रही, थोड़ा कम हो गया, जो भी फैक्टर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके एस्पिरेशन यही खत्म हो जाने चाहिए क्योंकि आपको आईआईटी नहीं, बहुत और ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं अगर आप लोग देखने की कोशिश करें। जैसे कि मान लिया आईआईटी का एग्जाम आपने दिया, नहीं हो पाया, जेई मेंस और जेई एडवांस का एग्जाम होता है। अब जेई मेंस आपने दिया, ठीक है, जेई मेंस आपने दिया, वहां पे आपकी कुछ रैंकिंग आई, वहां से आपको एनआईटी के कॉलेजेस मिल सकते हैं। चलिए वो भी मैं कह रहा हूँ एक बार को हो सकता है अच्छा ना हुआ, फिर आपके स्टेट के एग्जाम्स हो जाते हैं, स्टेट एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जिसके थ्रू आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। दूसरी चीज सर ने बताया कि हम लोग लास्ट में प्लेसमेंट के लिए देखते हैं कि किस आधार पे हम दे सकते हैं। जैसा कि मैं सेशन के बीच में भी आपको बता रहा था कि हम लोग रिकॉर्ड चेक करते हैं कि एवरेज प्लेसमेंट कैसा जा रहा है। आप 1 साल का 2 साल का मत देखिए, आप पास रिकॉर्ड उठा के देखिए, पिछले 5 6 साल 7 साल 8 साल में कैसा जा रहा है, क्या वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है या कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, या आप देखिए कि ऐसा है कि वहीं वो रुक गया है। तो ये तीनों केस हो सकते हैं। आपको वो कॉलेज सेलेक्ट करना है जो आपके कोर्स में लगातार दिखा रहा है कि एवरेज प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। अगर वो वहीं रुक जा रहा है या फिर वो घट रहा है तो ये प्रॉब्लम है, मतलब कहीं ना कुछ सिस्टम में डिफिकल्टी आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर आपने यहाँ पे ये फिल्टर लगा लिया, जिस फिल्टर से आपको समझ में आ गया कि हाँ यहाँ ग्रोथ हो रही है, बढ़ता हुआ प्लेसमेंट रिकॉर्ड, वो आप उसमें वहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। सर ने एक और चीज बोली कि जब हम कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं तो और कौन से आधार हो सकते हैं। तो देखिए आधार अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे, कैसे बोला, हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारे वैरायटीज के, हर बच्चे के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, उसके हिसाब से देखें। हम लोग कॉमन एक जनरल पर्सपेक्टिव में अगर बात करते हैं तो उसमें हम लोग ये कुछ चीजें पैरामीटर में रखते हैं, जैसा मैंने आपसे बताया था कि जो कॉलेज है मेरा, क्या वो यूजीसी, नैक या किसी और एक्रीडिएशन उसको मिल रखी है कि नहीं मिल रही। क्या होता है उससे कि उससे ऑथेंटिसिटी, आपका ट्रस्ट उस पर रहेगा, उस इंस्टीट्यूट पे। दूसरी चीज, उस इंस्टीट्यूट का परफॉर्मेंस एकेडमिकली भी कैसा रहा है, हमसे पैसे पैसे नहीं देखना, एकेडमिकली भी कैसा है, कुछ सीखना भी तो जरूरी है। दूसरी चीज, कितना वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि
लाइब्रेरी की मैंने आपसे बात करी थी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की मैंने आपसे बात करी थी, कैंटीन की भी मैंने आपसे बात करी थी, हॉस्टल फैसिलिटीज की बात करी, ये सारी चीजें भी आपको देखनी है। तो इसी प्रकार बहुत सारे और सारी चीजें आ जाती हैं जनरल पर्सपेक्टिव में, जो हम लोग को देखने की समझने की जरूरत पड़ती है। ये एक आधार बन सकता है जहां तक मुझे समझ में आता है। आप अगर इन्फॉर्म डिसीजंस बनाएंगे तो चैलेंजेस आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। देखिए, अनफोर्सिन कंडीशंस कुछ आ सकती हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस कभी भी कुछ भी बन सकती है, लेकिन हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है हम इन्फॉर्म डिसीजन लें, सोच समझ के फैसले लें। अगर वो हम कर ले रहे हैं, अगर हम उसे कर पा रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। और उसमें और कोई एक और सवाल? ऐड करने का ज़रूरत होगा कि हमें ऐसा भी लगता है कि प्राइवेट जो कॉलेजेस है, जो आजकल लाइक प्लेसमेंट दे रही है, तो हम लोग बच्चे उसको भी फोकस कर सकते हैं कि उसमें स्कॉलरशिप प्लेसमेंट इज लाइक अ लास्ट फैक्टर है, बट अगर वहाँ से स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज है, उस कॉलेज को हम लोग आइडेंटिफाई ऐसे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसा मैंने बताया, स्टूडेंट स्टूडेंट बाई पर्सपेक्टिव ये चेंज हो सकता है कि मतलब बच्चे फीस हो सकता है कि ज्यादा लग रही हो, लेकिन स्कॉलरशिप जी। अपॉर्चुनिटी कॉलेज में मिली तो उसके लिए बेनिफिट हो जाएगा। स्कॉलरशिप तो हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मिल सकता है तो ये तो बहुत अच्छी बात हाँ, तो बच्चों जैसे सर ने बताया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कॉलेज का डिसाइड करने में। अगर हम आईआईटी में नहीं कर पाए, अगर हम कोई गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिल पाया, या स्टेट लेवल के भी इंट्रेंस एग्जाम्स दे के ट्राई किए हमने और उसमें मार्क्स नहीं आ पाए, बट आजकल के प्राइवेट कॉलेजेस भी जो हैं, आपके जो स्टैंडर्ड मार्क्स होते हैं, लाइक आपने अच्छा 85% लाया है ट्वेल्थ में, और आपके आईआईटी में मार्क्स अच्छे, तो उसके बिहाफ पे एडमिशन्स देते हैं, और 100% या 80% स्कॉलरशिप प्रोविजन होती है। तो जब कॉलेज में एडमिशन ले, तो ये शॉर्ट आउट कर ले कि यहाँ पे स्कॉलरशिप की कितनी अपॉर्चुनिटीज है। एटलीस्ट अगर हम 2 लाख 3 लाख दे के एडमिशन ले रहे हैं, तो स्कॉलरशिप में अगर हम मुझे रिटर्न बैक अगर 50% भी मिल रहा है, तो ये भी एक गुड डिसीजन होगा कि हम लोग गैप ईयर ना करके वहाँ एडमिशन्स ले। और हमारे स्कॉलरशिप के बिहाफ पे अभी तो बहुत सारे लोन्स अपॉर्चुनिटीज भी, एजुकेशन लोन भी मिल जाते हैं। अगर आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, आपको स्कॉलरशिप मिल गई, और साथ में वहाँ प्लेसमेंट का जो क्राइटेरिया है, लाइक अच्छा प्लेसमेंट है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, प्राइवेट कॉलेज में भी आजकल बहुत सारे प्राइवेट आईटीज कंपनीज या कोर कंपनीज या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो भी आ रही हैं, एक हाई रेट पैकेज देती है फॉर द इंजीनियर। अभी का जो डिमांड है, लाइक 2024 का डिमांड से कंपेयर करते पिछले डिमांड्स को, लाइक 15 और 16 से कंपेयर, तो अभी का जो रेट है फॉर द सैलरी पैकेज अप्रोक्स स्टार्टिंग ही, लाइक अब ऑफर देते हैं तो 6 से 7 लाख स्टार्टिंग करते हैं आई प्राइवेट कॉलेजेस में। तो आपके लिए एक ये भी माहौल बन सकता है कि ऐसा नहीं है कि हमें अगर आईआईटी नहीं मिला तो लाइफ नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो लाइफ नहीं है, प्राइवेट्स में भी लाइफ है। और आज के टाइम में अगर आप नोटिस करो तो लाइक एवरी वन, लाइक 100 की बात करें तो 90% लोग प्राइवेट में काम कर रहे हैं और अच्छे लाइफ्स को जी रहे हैं, और 10% गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट इज अ गुड डिसीजन, गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलती है, जॉब्स मिलती है, बट अगर हम एफर्ट डालें और फिर भी ना निकले तो वो अलग बात है। बट अगर हम एफर्ट ही नहीं डालें और सोचे निकल जाए, तो वो एक भी अलग बात है। तो वी ट्राई, हम लोग सब लोग ट्राई करेंगे, आप भी ट्राई करिए कि एफर्ट डालें, कॉलेज में एडमिशन्स ले। क्योंकि अभी जो सुनहरा मौका है, फिर से हम लोग यही बात करते हैं कि अगर एडमिशन्स नहीं लेंगे तो ये पूरा गैप ईयर हो जाएगा। आप चाहे ग्रेजुएशंस में लेना चाहते हैं या वोकेशनल्स में लेना चाहते हैं, क्योंकि आज का टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज ग्रेजुएट होके नहीं निकलेगा। आज के टाइम में हमें स्किल डेवलप करना होगा, खुद में कोई ना कोई एक यूनिक स्किल्स लाना होगा। एडमिशन्स तो आप ले लेंगे, तो बट उसके बेनिफिट्स क्या होंगे? तो कॉलेज इज अ पहला पार्ट होगा, सिलेक्शन ऑफ बेटर कॉलेज, वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, वहाँ प्लेसमेंट का कितना रेशियो है, किस कंपनीज, किस स्ट्रीम में कंपनीज आती है, अगर साइंस में आ रही है या आर्ट्स में आ रही है, कॉमर्स में आ रही है, वट एवर। और वहाँ लास्ट एंड ऑफ द डे हमें क्या चाहिए? एक अच्छा स्किल्स डेवलप। अगर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया, कॉलेज ने मुझे ये सिखा के भेजा कि एटलीस्ट हम एक किसी भी ट्रेड में हम स्पेशलिस्ट हो गए हैं, तो ज़रूर से वह हमें कैरियर ग्रोथ में सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाएगा। खुद का कैरियर बनाने के साथ साथ हमारे बैकएंड में जो हमारे पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व हैं, कितने रिलेटिव्स ये सोच के आपको पढ़ा रहे हैं कि आने वाले टाइम में आप उनको सपोर्ट करोगे, तो ये 1 साल वेस्ट हो जाएगा। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस साल एडमिशन्स ले,
कॉलेज में ले। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आई ड्रीम करियर की तरफ से आपको बार बार काउंसलिंग किया जा रहा है, कनेक्ट होते हैं हम लोग स्कूल्स में भी और भी किसी भी माध्यम से कनेक्ट होते हैं, जहां आपको बताया जाता है कि कैसे आप कहाँ एडमिशन्स ले रहे हैं। तो और आपको अगर डाउट हो रहा है कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन्स लेने में चैलेंजेस आ रही है, तो आपके पास हम लोग का नंबर है, आई ड्रीम करियर के सर एंड मैम का नंबर है, आप उन्हें फ़ोन करके पूछ सकते हैं, अपनी जो डाउट्स है क्लियर कर सकते हैं कि सर नहीं मुझे यहाँ पे ये समझ में नहीं है। अगर गाज़ियाबाद में हो, कानपुर में हो, मेरठ में हो, वाराणसी में हो, लखनऊ में हो, आप लोग कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा यहाँ पे कि सोमेश सर से कि वो थोड़ा-सा और क्लियर कर सकते हैं कि कॉलेज का चयन तो करें, साथ में चुनाव अगर किस शहर में करना चाहते हैं, शहर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि किस शहर में हम एडमिशन्स ले रहे हैं, वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और कॉलेज बेस्ड क्या होगा। तो थोड़ा आपका एक्सपीरियंस भी बच्चे जानना चाहेंगे सर, सोमेश सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस यूट्यूब लाइव सेशन से जुड़ने के लिए। मैं तहे दिल से बहुत आभारी हूँ कि आप सभी लोग इस लाइव सेशन को देख रहे हैं। जैसे कि हमने पिछली बार अपने लाइव सेशन में भी आप लोगों से एक अनुरोध किया था, एक रिक्वेस्ट किया था कि अगले सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, और ये सेशंस रिकॉर्डेड आपको यूट्यूब पे भी दोबारा मिल पाते हैं, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद भी जैसे जो लोग, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आई ड्रीम करियर के काउंसल स्टूडेंट्स ही इस सेशन को देख पा रहे हैं या लाभ ले पा रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जैसे कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आई ड्रीम करियर को नहीं जानते हैं या उनके साथ काउंसलिंग सेशन नहीं हो रहा है, वो स्टूडेंट भी नहीं है बट वो पढ़ना चाहते हैं, उन्होंने अपने लाइफ में सही समय पे सही डिसीजन, सही फैसला नहीं लिया, किसी भी कारण से उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई, ड्रॉप आउट हो गए वो, तो आप उनसे पूछिए कि कैसा उनको महसूस होता है। आज उनकी इच्छा होती है कि उन्हें पढ़ना चाहिए था, उन्हें और कुछ करना चाहिए था। तो ये अफसोस आपको बाद में ना हो, इसके लिए आप अभी से अवेयर रहें। पहला चीज। दूसरा चीज, जैसे कि सर ने कहा कि किस कॉलेज में, किस शहर में किस तरीके से एडमिशन लेना चाहिए। जैसे कि अगर आप वर्किंग के साथ साथ स्टडी करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में जो काम करते हैं एडमिशन करियर में, वो अभी भी कहीं ना कहीं लगातार पढ़ाई कर रहे होते हैं, अभी भी लगातार कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते हैं, कुछ न कुछ कर रहे होते हैं, उसके साथ भी वो काम कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल कोई चीज़ है, जैसे कि मैम ने कमेंट बॉक्स में एक चीज़ पूछा था, हमें स्कॉलरशिप किस आधार पर मिलती है, तो सबसे पहले स्कॉलरशिप के ऊपर बात कर लेते हैं। हम कहीं भी एडमिशन लेते हैं, स्कॉलरशिप तो हम चेक करते ही हैं उस यूनिवर्सिटी में, उस महाविद्यालय में, उस कॉलेज में, कहीं पे भी, कि हमें स्कॉलरशिप किस हिसाब से मिलती है। जैसे अंडर यूपी अगर हम एडमिशन लेते हैं तो यूपी स्टेट स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। उसके बाद जैसे हम बच्चों के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं आई ड्रीम करियर में, जैसे कि उनके सेशन के दौरान हम बातें करते हैं, तो उसमें अभी हम मेन फोकस इस चीज़ पे भी करते हैं कि स्कॉलरशिप्स के बारे में हम उनको बताएं। अभी इस सेशन में जैसे कि हमने स्कूलों से भी रिक्वेस्ट किए कि आप इस सेशन से जुड़े, ताकि अधिक से अधिक टीचर्स, अधिक से अधिक प्रिंसिपल्स इन चीज़ों से जुड़ सके और वो अपने स्टूडेंट्स को बारे में बता सके। वो इस चल रहे प्रोग्राम के बारे में, आई ड्रीम करियर के करियर काउंसलिंग के बारे में स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट कर सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कक्षा 12 पास आउट हो चुके हैं, इसी साल पास आउट हो चुके हैं, तो वो अभी कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन स्कूल से थोड़ा सा कम हो गया है, जब तक उनकी टीसी मार्कशीट उनको नहीं मिल जाती है। अभी वो टीसी मार्कशीट लेकर के अगर कहीं पे अप्लाई नहीं किया है, तो अभी उनके अंदर एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा एक फैसला है सामने, कि किस तरीके से वो एडमिशन्स लेंगे, सारी चीजें करेंगे। या उन्होंने सीयूटी नहीं दिया तो हे राम, मेरा तो सब कुछ लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैंने सीयूटी का फॉर्म नहीं भरा, मैं एडमिशन नहीं ले पाया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप अपना साल तो बर्बाद नहीं करेंगे ना, 365 दिन का दिन होता है। अभी आप लगातार स्कूल कॉलेजेस जा रहे होते थे, और अभी आप अचानक से एक साल अगर आपको बैठना पड़ जाए, तो एक जो वो फेलियर वाली स्पिरिट होती है, जो चीजें अंदर आती हैं, वो फेस कर पाना हो सकता है कि आपके लिए मुश्किल हो। एक चमकता हुआ सितारा कुछ समय के लिए दिखता है, लेकिन अगर उसको बादलों ने ढक लिया तो फिर हम नहीं दिखने की वजह से उसको देखना बंद कर देते हैं। हो सकता है बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहे हो, आप बड़े अच्छे नंबर्स लाते हो, पीछे से लेकर के अभी तक आपने बड़े अच्छे नंबर्स लाए हैं, लेकिन अगर आपने ये फैसला ले लिया, मेरे नंबर अच्छे नहीं हैं, मैं फिर से 12वीं करूंगा, 10वीं करूंगा, मैं अपने अच्छे नंबर्स ले आऊंगा, मेरे इस ड्रीम कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, तो मैं अब पढ़ाई ही छोड़ देता हूँ, मैं एक साल वेट करता हूँ, क्यों? अब
जिस एरिया में हम जाने वाले हैं कक्षा 12वीं के बाद, अगर हम बात करें कक्षा 12वीं के बाद, तो सब ब्रॉड एरिया है। जरूरी नहीं है कि आईआईटी खड़गपुर में ही एडमिशन हो, तो कोई और आईआईटी में भी अगर एडमिशन होता है तो हम इस तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं चीजों को। क्या हमें ढूंढना है कि हम अपनी पढ़ाई को कैसे इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। सर ने बोला कि जिस स्कूल कॉलेजेस शहर के हिसाब से, तो सबसे बड़ी चीज कि अगर आप काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी करना चाहते हैं तो कोई ऐसी जगह मेट्रो सिटी और ऐसा स्कूल कॉलेज का चयन जो कि नजदीक हो शहर से, जहाँ पे आप पार्ट टाइम कुछ कर भी सकते हैं। जैसे होम ट्यूशंस बच्चे पढ़ाते हैं। मैं अपने दिनों की बात करूँ तो मैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता था। तो क्लासेस से खाली होने के बाद हर एक शहर में ऐसा होता है, बहुत सारे होम ट्यूशंस ब्यूरो चलते हैं, बच्चे वहाँ पे जाते हैं, होम ट्यूशंस देते हैं, ऑनलाइन सेशंस देते हैं बच्चे, जो अपने सब्जेक्ट में जिस विषय के जिसमें उनको महारत हासिल होती है, तो उससे भी अर्निंग कर लेते हैं। ऐसे स्कूल कॉलेजेस, जैसे कि आपको लगता है कि नहीं आपको फुल ऑन फोकस करना है, फाइनेंशियली आपको कोई ऐसी चीज नहीं है, फुल ऑन फोकस करना है, तो आप स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन लेकर के वहाँ के, जैसा कि गौरव सर ने बताया कि लाइब्रेरी, वहाँ का कैंटीन, ये सारी चीजें, तो लाइब्रेरी एक बहुत ही बड़ा इस समय अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं सोसाइटी में है। हम डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, हम वहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, हम वहाँ की साइबर लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, पढ़ते हैं, अपने ऊपर फोकस करते हैं, आगे अपने आप को बिल्ड करते हैं। स्कॉलरशिप्स की बात करें तो स्टेट स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। बाकी हम अगर अपना थोड़ा सा एफर्ट लगाएं, आज सारे के सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं, हर एक सबके फोन में कोविड के बाद से स्मार्टफोन सबके पास में है, हम सब लोग स्मार्टफोन से इंटरेक्ट होते हैं। जैसे हम आईडी प्रोवाइड कराते हैं आई ड्रीम करियर की हर एक स्टूडेंट्स की। उसके अलावा आप जा करके, जैसे ये यूट्यूब सेशन है, अब यहाँ पे मैं जानकारियां दे रहा हूँ, तो आप दोबारा से आकर के इन वीडियोस को देख करके और इन जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं। तो अगर आप गूगल करते हैं कि आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में पता करना है, जैसे हम लोग बच्चों को भी ये चीज़ें बताते हैं, एक वेबसाइट मैं यहाँ पे बताता हूँ, बड़ी फर्स्ट स्टडी, जो हम लोग बच्चों को रिकमेंड करते हैं। ऐसे ढेर सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स रहती है। गवर्नमेंट की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट की, जो स्कॉलरशिप रिवील करती है। और हम लोग स्कूल कॉलेजेस में गए, हम लोग सारी चीजें तो एक साथ नहीं पता कर सकते हैं, तो हम लोग स्कूल कॉलेजेस में गए, तो वहां से कुछ बच्चे हम लोगों को ऐसे भी मिले जिनके नंबर 80 to 90% के बीच में है। उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक अलग से स्कॉलरशिप दी जाती है। तो ऐसी भी स्कॉलरशिप्स है कक्षा 10 के बच्चों के लिए, 12 के बच्चों के लिए। तो इन स्कॉलरशिप्स को हम सर्च करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद देखते हैं कि हमारा क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्या है। जैसे कि सोनिया मैम ने कमेंट बॉक्स में पूछा कि स्कॉलरशिप किस आधार पर मिलती है। मैम स्कॉलरशिप अलग अलग आधार पे मिलती हैं। जैसे कि प्रैक्टिकली सब्जेक्ट के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको केवल प्रैक्टिकली सब्जेक्ट अगर आपके पास है, तो उनको स्पेशल स्कॉलरशिप मिलती है कि हाँ ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट हैं, इनकी फीस भी थोड़ी ज़्यादा होती है, उसके हिसाब से मिलती है। कुछ कॉमन स्टूडेंट्स के मिलती है, जैसे अखिल भारतीय हिंदी अकादमी की तरफ से हिंदी भाषा में, जैसे ग्रेजुएशन में अगर आपने हिंदी लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपने हिंदी लिया है, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं। इसी तरीके से ढेर सारे सब्जेक्ट वाइज, क्राइटेरिया वाइज आपको अलग अलग जगहों पे स्कॉलरशिप्स मिलती है। कुछ बैचलर्स के स्टूडेंट यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए अलग स्कॉलरशिप है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए अलग स्कॉलरशिप है, सबके लिए कुछ कॉमन स्कॉलरशिप है। इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ स्कॉलरशिप्स अलग है। तो अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से आप जिस विषय का चयन कर रहे हैं, आप जिस विषय के हिसाब से आगे जाना चाहते हैं, आप जिस विषय में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि उसमें ढेर सारा जॉब हो, उसमें आपका सेटिस्फेक्शन भी हो। क्योंकि हम मनोविज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं और मेरा मास्टर्स मनोविज्ञान में है, पिछले सेशन में हमने आपको बताया। तो हमारे वहाँ एक स्केल अप्लाई की जाती है जिसको कहते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन स्केल। हमने पढ़ाई तो कर ली, लेकिन क्या उसी पढ़ाई के आधार पर हमने नौकरी की, बात ये आती है। अगर हमने उसी के पढ़ाई हमको करने में अच्छा लगता था, हमारा ये विषय, जैसे मेरा विषय मनोविज्ञान था, मुझे मनोविज्ञान पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा साइकोथेरेपी काउंसलिंग एंड गाइडेंस में मनोविज्ञान का कोर्स किया। मनोविज्ञान मुझे पढ़ना अच्छा लगता था। मनोविज्ञान पढ़ने के साथ मैंने इस जॉब में आने से पहले मैं और सारी जगहों पे जॉब करता था, तो उसमें कुछ जॉब्स मैंने सेल्स की भी किया है, लेकिन मुझे वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। 1 महीने 2 महीने के बाद मैंने जॉब स्विच कर दिया। फाइनली जा करके मुझे आई ड्रीम करियर में एज अ काउंसलर, एज अ साइकोमेट्रिक टेस्ट करने के लिए, बच्चों की मनोस्थिति को समझने के लिए, मनोदशा को समझने के लिए, उनके साथ काम करने के लिए
मुझे मौका मिला। तो अभी मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट था, मेरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, उसी के हिसाब से मैंने अपनी जॉब को भी सिलेक्ट किया। तो आज मैं खुश हूँ, सैलरी है, अपना बच्चों के साथ काम करना है, सेटिस्फेक्शन है, सबसे बड़ी चीज सेटिस्फेक्शन है। तो मेरे दोस्त ने ये कोर्स में एडमिशन लिया है, वो ये बनेगा, उसका ये सपना है, उसने मुझे बहुत अच्छा प्लान बताया है कि ऐसे ऐसे करूंगा, ये करूंगा, एक दिन इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा, ये सारी चीजें। तो हो सकता है उसके दिमाग में कुछ और हो, उसकी कैपेबिलिटी कुछ हो। जैसे हम लोग जब स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं तो बच्चों का साइकोमेट्रिक टेस्ट जो भी होता है हम वहाँ पे करते हैं, तो हम उनके इंटरेस्ट और उनका पर्सनालिटी और उनका एप्टीट्यूड तीनों का मापन करते हैं, जिससे हमें पता चल पाता है अच्छी तरीके से कि बच्चे किस फील्ड में जाने लायक है। उनका इंटरेस्ट भी है, पता चला उनकी योग्यता बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। योग्यता क्यों ज्यादा है? वो पढ़ने में अच्छे हैं, वो रटते हैं, वो एक भीड़ में दौड़ रहे हैं, दौड़ में दौड़ रहे हैं कि मुझे नंबर अच्छे ले आने। उसकी वजह से उन्होंने मेहनत तो की, लेकिन क्या उनका उसमें इंटरेस्ट है? जैसे कि मैं यहाँ पे लाइव सेशन में ही कहना चाहता हूँ, एक बहुत फेमस राइटर है जिनका नाम है चेतन भगत। उन्होंने आईआईटी किया, आईआईएम किया, उसके बाद वो किताबें लिखते हैं, उनको उसमें खुशी मिलती है, उसमें उनको सुकून है। तो हमें कॉलेजों का चयन उस हिसाब से भी करना चाहिए। उसके बाद अगर हम किसी प्रोफेशन में जाएं, किसी नौकरी में जाएं, तो वहां पे हमको सेटिस्फेक्शन मिले। पता चला काम के ऊपर फ्रस्ट्रेशन, फिर वही फ्रस्ट्रेशन घर पे समाज में निकलता है। फिर हमें शांति कब मिली? हमने क्या पढ़ाई इसलिए की, हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट क्या इसलिए किया गया? नहीं, हमें काम के साथ साथ सुकून भी। तो सही विषय का चयन, जैसा कि आज का टॉपिक ही है, सही विषय का चयन, कॉलेज का चयन, ये सारी चीजें। तो बनारस में जैसे अगर आप एडमिशन लेते हैं बेसिकली, तो बनारस में अगर आप एडमिशन लेते हैं, जैसे कि सर ने बताया, गौरव सर ने, कि उन्होंने मुंबई में एडमिशन लिया, उनको एक्टिंग करने का भी शौक था। बनारस में आप एडमिशन लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पे मंच कला विभाग है। मंच कला विभाग यानी थिएटर आर्ट में क्या होता है कि बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जाते हैं, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स चलाए जाते हैं वहाँ पे, बैचलर कोर्स चला जाता है, मास्टर्स कोर्स भी चला जाता है। गायन, संगीत, जिसमें दो तरीके का होता है, वोकल हो जाता है और इंस्ट्रूमेंटल होता है। अगर आपको वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का शौक है तो आप उस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन। जैसे अगर आप किसी बैचलर कोर्स में हैं, तो बैचलर कोर्स के साथ अकॉर्डिंग टू एजुकेशन डिपार्टमेंट की गाइडलाइन है कि सेम डिग्री कोर्स आप एक साथ नहीं कर सकते हैं, एक आपको रेगुलर, एक प्राइवेट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप बैचलर कोर्स में एडमिशन लिए हुए हैं, तो फिर वहां पे आप कोई भी सर्टिफिकेट, पार्ट टाइम सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साथ दो कोर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट की गाइडलाइन है कि बैचलर कोर्स या मास्टर कोर्स के साथ हम कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। तो आपने अपने बैचलर्स के साथ साथ में अपना प्रोफेशन, अपना एक सेटिस्फेक्शन के लिए आपने थिएटर आर्ट में एडमिशन ले लिया, मंच कला विभाग में एडमिशन ले लिया, फाइन आर्ट में एडमिशन ले लिया, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो इस हिसाब से आप, मैं अभी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करता हूँ, ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय हैं जहाँ पे ये सारे कोर्सेज चलते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम उनका चयन करते हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए आप वहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा भी कर रहे हैं, अपना डिग्री भी कर रहे हैं। जैसे मैंने पिछले सत्र में भी बताया था कि वहाँ से बैचलर्स के दौरान आपको हर साल एक लैंग्वेज में आपको डिप्लोमा एक साल का करना कंपलसरी है उसमें, इस तरीके से। तो आप वहाँ पे एक तरीके से एडमिशन लेते हैं, ये सारी चीजें आप कर पाते हैं, तो इसमें भी आपको एक तरीके का सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये रही बात केवल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। जेएनयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे ऐसे कोर्सेज चलाए जाते हैं। तो कोर्स में, कॉलेज में चयन आप इन सारी चीजों के आधार पे भी ले सकते हैं। और एक तरीका होता है आगे बढ़ने का, जब हम खुश होते हैं तो हम बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, जब हमें शांति रहती है तो हम अच्छी तरीके से चीजों को कर सकते हैं। तो आप वही विषय, वो कॉलेजों का चयन करें जहाँ पे आपको वो माहौल मिल सके। कुछ लोग होते हैं जैसे काफी डिजिटल मेट्रो सिटीज, इन सारी जगहों पे रहना चाहते हैं, आप उस हिसाब से चयन चयन करें अपने, लेकिन पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए, अपने विषय को ध्यान में रखते हुए, हमें उससे नहीं हटना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गौरव सर का, और बहुत बहुत धन्यवाद आई ड्रीम करियर, आसमा फाउंडेशन और प्रशांत कुमार सर का, कि एक बार फिर मुझे अपने बच्चों के सामने आकर के कुछ कहने का मौका मिला।
हम आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके कमेंट बॉक्स में, और इस सेशन के बाद में सारी चीज़ों में व्हाट्सएप में, जैसा कि आप ग्रुप वगैरह में आप करते हैं, रिप्लाई वगैरह करते हैं, तो उन सारी चीज़ों में। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत सर। तो ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। प्रशांत सर हैं क्या? ठीक है। गौरव जी, आप अपने साथ कुछ साझा करना चाहते हैं बच्चों के साथ में? कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आप कर रहा हो स्कूल कॉलेजेस के दौरान, जो आप करना चाहते हो पढ़ाई के दौरान, कि आपको ये भी करने का एक इंटरेस्ट था? जैसे कुछ लोग होते हैं स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं, वो पढ़ाई के साथ साथ खेलना पसंद करते हैं, ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं, दोस्तों के साथ कहीं पे आना जाना पसंद करते हैं। तो आप कुछ ऐसा अनुभव साझा करेंगे बच्चों के साथ में? अच्छा महसूस होगा उन्हें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हम लोग का कॉलेज में बताया था जैसा मैंने कि दिल्ली के आसपास कॉलेज लेने का एक बड़ा फैक्टर ये था कि पहाड़ मुझे बहुत पसंद है। जी जी। तो दिल्ली से क्या होता है, कहीं भी निकलना है आप हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड आसानी से निकल सकते हैं। खैर ये सब बातें मतलब नहीं है, हम लोग खेलने स्पोर्ट्स में भी काफी इंटरेस्ट है। क्रिकेट मैंने कॉलेज के लिए खेला है, हम लोग अलग अलग कॉलेजेस में गए हैं खेलने, इनफैक्ट मैं बीएचयू भी आया हूँ खेलने क्रिकेट कॉलेज की जी तरफ से। खैर ये सारी बातें तो जो है ही। एक और चीज मेरे दिमाग में है कॉलेज के चयन में, एक चीज एक चैलेंज बच्चों को आता है कि हम सर बाहर नहीं जा सकते, कुछ ऐसी चीज है जो हम शायद घर छोड़ के नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। तो एक ऑप्शन होता है हमारे पास ओपन से कॉलेज करने का। इग्नू एक चीज है जो मैं शेयर करना चाहता था, कि वो बच्चों को मैं बताना चाहता था। इग्नू एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप जिस भी कोर्स की पढ़ाई करना चाहते हैं, बीए की या बीएससी की या कोई भी डिप्लोमा आप करना चाहते हैं किसी भी प्रकार की, तो वो एक अच्छा ऑप्शन खुलता है कि आप ओपन से आप घर रह के किसी भी अपने आसपास जो भी एक प्रोसीजर है इग्नू का उसके तहत आप रजिस्टर करके अपने डिग्री कोर्स को भी पूरा कर सकते हैं। वो डिग्री उतनी ही मान्य है जितनी कोई भी और डिग्री मान्य है। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, कि उन्हें घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है और एजुकेशन भी साथ साथ करनी है। और भी बहुत चैलेंजेस होते हैं कि हम घर से नहीं जा सकते या पैसे बहुत बाहर लगते हैं। एक मूवी फीस बहुत ही नॉमिनल है, वहां पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि अभी मैं कहूंगा कि जो बच्चे इस तरह के किसी भी चैलेंज में देख रहे हैं, वो बिल्कुल अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, जुलाई का बैच स्टार्ट होने वाला है इनका। आप लोग रजिस्टर करके अपने सेशन की शुरुआत कर सकते हैं। तो हर कोई जो भी स्टूडेंट है जिसको लगता है कि मेरे पास इस तरह की कुछ चैलेंजेस हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इग्नू को जरूर एक बार देखें, कंसीडर करें, क्योंकि वो आपको उतना ही ग्रोथ दे सकता है जितना बाकी और भी कोर्सेज दे सकते हैं। जैसा सर ने भी बताया कि अगर हम डिग्री के साथ साथ अपने कोर्स के साथ कुछ जॉब भी करना चाहते हैं, तो इग्नू एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकता है आपको, कि आपकी डिग्री भी हो जाएगी और साथ ही साथ आप किसी भी प्रकार का जॉब, जैसे ट्यूशन सर ने बताया कि आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, आप किसी और तरीके जो भी स्किल सेट आपके पास है, जिस भी स्किल में आप मास्टरी कर रखा है आपने, वो भी आप फुलफिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपना ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। तो एक ही एक बहुत अच्छा ऑप्शन खुलेगा और मैं बच्चों से चाहूंगा कि अपने रिस्पेक्टिव काउंसलर से जो भी उनके रहे हैं, जो भी अगर आप कोई चैलेंज है आप उन्हें कॉल करिए, मैसेज करिए, किसी भी प्रकार से कांटेक्ट करने की कोशिश करिए, ताकि वो चैलेंज आपका रिजॉल्व हो सके। कि आपकी जो पढ़ाई करनी है वो चलती रहनी जरूरी है, जैसा सर ने भी बताया, गैप होना नहीं चाहिए, आपकी एजुकेशन नहीं रुकनी चाहिए। हमको अधिक प्रयास करना है, बिल्कुल पूरी जान लगा के करनी है, कि किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई भी मौका मिले तो मेरी पढ़ाई कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो ये चीज थी जो मैं इसमें ऐड करना चाहता था। बाकी कॉलेज में मजे तो आप करते रहेंगे साथ साथ, और पढ़ाई भी साथ साथ करते रहेंगे, तो ग्रोथ हो ही जाएगी, सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। वो तो पार्ट एंड पार्सल, प्रोसेस पे हमें ध्यान देना है। हम सब काम सी नियम से सही सही करते रहेंगे, सब कुछ अच्छे से हो पाएगा। तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद जैसा प्रशांत कि जी। गौरव जी आपने चर्चा में बताया, और बहुत बच्चों को आज सहायता मिली होगी। मतलब इतना सारा कुछ आपने ब्रीफली बताया है और इतना अच्छे से बताया है कि अब हर बच्चे के मन में गैप ना लेने की इच्छा जाग जाएगी। क्योंकि हम जो गैप करते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो भी हम सीखने की चाहते हैं वो सब हम लोग कर नहीं पाते हैं। पर अगर ऐसा मौका मिलेगा और हम अपना कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, तो साथ ही साथ हम लोग को क्या होगा कि हम तरह तरह के मल्टीपल टाइप के टास्क में वो हो जाएंगे, एंगेज हो जाएंगे। और हमारी मैनेजमेंट स्किल, जैसा कि आपने कहा, कल्चरल के लिए भी आप तरह तरह से चीजें सीख सकते हैं, मैनेजमेंट स्किल भी सीख सकते हैं। और रुचि के साथ साथ हम अपने
रिलेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, ताकि हम आगे से आगे हमें अच्छे से अच्छे मौका मिले। तो आज की जो चर्चा थी वो बहुत ही अच्छी थी और अलग तरह की थी, जो हम हमारे बच्चों को बहुत ही हेल्प करेगी। तो मैं आप दोनों का बहुत अच्छे से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा रहा आज का सेशन और चर्चा, कि हम लोग इतना सब कुछ कवर कर पाए, और हम आगे भी ऐसे बच्चों के साथ मौके मिलते रहेंगे और हम लोग करते भी रहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका मिल सके हम लोग के साथ जुड़ने का। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आपका भी गौरव सर, और सोमेश सर आपका भी। और बहुत बढ़िया रहा आज का हमारा सेशन ये वाला, जिसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे अगर जुड़ेंगे तो उनको बहुत आगे से अच्छे से मौके मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद करती हूँ मैं भी। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद गौरव आपका भी, और सोनिया मैम आपका भी काफ़ी बहुत धन्यवाद। मैं पूरी आई ड्रीम करियर की टीम, आसमा फाउंडेशन, सारे लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो जैसा कि प्रशांत सर ने इस चीज़ को शुरू किया हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए, सारी चीज़ों के लिए। तो अभी हम एक जैसा कि हमारे टाइमिंग भी होता है 12 से 1 के बीच में हम इंटरेक्ट करते हैं। तो आप लोगों से मैं एक बार फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने अधिक से अधिक लोगों को ये सेशन के बारे में बताइए, और हम आपके सुझावों का तहे दिल से और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में या हमको डायरेक्टली मैसेज करके, जो बच्चे हैं आप उनके साथ इंटरेक्ट हो सकते, जैसे इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़े होंगे जो नहीं जानते हैं ड्रीम करियर क्या है, करियर काउंसलिंग चल क्या रही है। तो उन बच्चों से या उन करियर काउंसलर से या हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं और हमें अपने सुझाव दे सकते हैं। हम आपके सुझाव के और आपके आशीर्वाद की तरफ से एक सुझाव सुझाव के रूप में हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और हम भी चाहते हैं कि कुछ ऐसे विषय हों, कुछ ऐसे टॉपिक्स हो जो आप बताएं। फिर हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जिन टॉपिक्स के ऊपर सवाल आते हैं या जिन चीजों के अंदर समस्या है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस विषय से जुड़े हुए विशेषज्ञों को हम यहाँ पर अपने इस सेशन में ले आ सकें, और आपके तमाम सवालों के जवाब उस सारे सेशन में हम कवर कर सकें। हम चाहते हैं कि आपकी इच्छा के अनुसार, आपके सवालों के ऊपर, आपके प्रश्नों के ऊपर एक हम सेशन सत्र करें। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब आप सभी लोग हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे कमेंट बॉक्स में, या तो फिर डायरेक्ट मैसेज करके आप बता सकते हैं कि सर इस विषय पे भी एक बार चर्चा होनी चाहिए, और इस विषय पर भी होना चाहिए। कुछ अगर इसमें से विशेष भी है जो अपना खुद का भी कुछ ऐसा चर्चा के लिए विषय के ऊपर आकर के बात करना चाहते हैं, तो हम उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। और हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आप सभी लोगों की प्रतिक्रियाओं का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। और हम यही कहेंगे कि अधिक से अधिक अगली बार जुड़ने की कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि ये जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे हम लोगों को भी जानकारियां देना तभी अच्छा महसूस हो पाएगा जब हमसे कोई पूछने वाला भी हो। हम इस सत्र को और लंबा भी चला सकते हैं, हम इस सेशन को और लंबा भी चला सकते हैं। सीमित समय होता है, इसी समय में सारी जानकारियां देनी होती है। लेकिन अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप लाइव सेशन में आकर के कमेंट के माध्यम से या डायरेक्ट मैसेज करके अपने सवालों को हम तक पहुंचा करके, हम, हो सकता है ये सवाल केवल आप ही के नहीं है, ये किसी एक बच्चे का सवाल नहीं हो सकता, किसी एक बच्चे या किसी एक परिजन की समस्या नहीं हो सकती है, एक अभिभावक की समस्या नहीं हो सकती है। तमाम समस्याओं से झूल रहे होते हैं, तमाम समस्याओं से उनके अंदर तमाम चीजें चल रही होती हैं। तो इन्हीं सारी चीजों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मिलते हैं अगले सत्र में। इसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी, जल्दी ही आप तक पहुंचेगी विषय के बारे में, सत्र के बारे में। और अगली बार पूरी उम्मीद के साथ हम ये कोशिश करते हैं कि आप सभी लोगों के सवाल पहले से तैयार हो और आप तैयार हो। तो मिलते हैं अगले सत्र में 12 से 1 के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद।